नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ रहे। मैं विवेक नारद, मुख्य अभियंता परियोजना, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि राज्य शासन की स्वामित्व की एक कंपनी है और जिसका मुख्य काम हमारे प्रदेश के लिए विद्युत का निरंतर उत्पादन करना रहता है। और परियोजना के अंतर्गत हम भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए नई परियोजनाओं को संकलित करते हैं और उसका निष्पादन करते हैं ताकि हमारे प्रदेश को निर्बाध रूप से, सतत रूप से विद्युत की आपूर्ति बनी रहे। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के विभिन्न चरणों को समझाना और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और तकनीकों का परिचय देना है। इस प्रशिक्षण में हम परियोजना संकल्पना से लेकर उसकी व्यवहार्यता, अनुमोदन, वित्तीय समापन और क्रय प्रक्रिया तक के महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे। हम यह जानेंगे कि कैसे परियोजना के लिए सही योजना, स्वीकृतियां और फंडिंग सुनिश्चित की जाती है ताकि परियोजना समय पर और सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, जैसे परियोजना प्रबंधक, इंजीनियर और वित्तीय विशेषज्ञ। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, परियोजना संकल्पना एवं व्यवहार्यता। इस मॉड्यूल में हम परियोजना की संकल्पना और व्यवहार्यता का मूल्यांकन समझेंगे। मॉड्यूल 2, व्यवहार्यता रिपोर्ट एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डीपीआर। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर परियोजना की योजना बनाने में कैसे मदद करती है। मॉड्यूल 3, परियोजना अनुमोदन एवं स्वीकृतियां। इस मॉड्यूल में हम स्वीकृतियां और अनुमोदन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 4, वित्तीय समापन, निधि व्यवस्था। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की व्यवस्था कैसे की जाती है। मॉड्यूल 5, क्रय एवं अनुबंध प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम सामग्रियों की खरीद और अनुबंध प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पहले मॉड्यूल की ओर। किसी भी ताप विद्युत गृह को स्थापित करने के पहले कुछ आवश्यक इनपुट और रिसोर्सेज जैसा कि भूमि, जल, ईंधन आदि के बारे में हमें सुनिश्चितता स्थापित करना पड़ती है कि हमारे को कितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, वो ज़मीन हमारे पास कैसे अवेलेबल होगी, हमारे पास जो ईंधन का स्रोत रहेगा वो कहाँ से रहेगा, उस ईंधन को हमारे पावर हाउस तक लाने के लिए, ताप विद्युत गृह तक लाने के लिए उसकी दूरी क्या रहेगी, उसकी कीमत क्या रहेगी, हमें जल की उपलब्धता कहाँ से सुनिश्चित हो पाएगी। क्योंकि कोई भी ताप विद्युत गृह में जल की बहुत अधिक मात्रा में उपयोगिता होती है। यद्यपि ताप विद्युत गृह कोयला आधारित रहते हैं, परंतु कोयले के साथ साथ कई प्रकार के कूलिंग सिस्टम के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होना जरूरी रहता है। इसके अलावा क्योंकि ताप विद्युत गृह में काफ़ी मात्रा में स्मोक पैदा होता है कोयले के जलाने से, इसलिए पर्यावरण से संबंधित कई प्रकार के तत्व रहते हैं जो हमारे मानव जीवन को हानि ना पहुंचाए। उन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमें केंद्रीय सरकार से इसके एनवायरनमेंट का क्लीयरेंस लेना पड़ता है कि हम जो भी तकनीक स्थापित करेंगे उससे कम या जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उसके भीतर ही प्रदूषण पैदा हो। इसके अलावा किसी भी ताप विद्युत गृह की स्थापना के पूर्व हम उस साइट सिलेक्शन को चुनते हैं जहां पर रेलवे और रोड की कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी आसानी से हो सके। इसके अलावा विद्युत बनने के बाद विद्युत का प्रवाह जो हाई टेंशन लाइन से होता है उसको, जिसको हम ग्रिड कनेक्टिविटी कहते हैं, उसकी सुनिश्चितता स्थापित की जाती है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि किसी भी परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उसकी संकल्पना और व्यवहार्यता का मूल्यांकन क्यों जरूरी होता है। हमने जाना कि व्यवहार्यता अध्ययन के विभिन्न प्रकार, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक,
परियोजना के निर्णय में अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसकी फिजिबिलिटी स्टडी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमें विभिन्न एजेंसियां जो इस फील्ड में पारंगत रहती हैं उनको तलाशना पड़ता है, और उस तलाश को पूरी करने के बाद उस कंसल्टेंट विशेषज्ञ को हम उनकी सेवाएं लेने के लिए आदेश देते हैं, और उस आदेश के बेसिस पे वो एजेंसियां हमारे लिए डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करती हैं। इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के जो मुख्य अंश रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखा जाता है कि हम सरकार की सभी प्रकार की गाइडलाइंस, नॉर्म्स, रेगुलेशन, सभी चीज़ों को कंपाइल करें, सब चीज़ों का ध्यान रखें और उसके बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट तैयार करें। हमारी जो रिपोर्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है जल, भूमि, ईंधन, रेल, रोड, एयर स्ट्रिप आदि। इसके अलावा हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि हमें कितने मेगावाट की यूनिट स्थापित करना है। पहले के समय में, आज से यदि हम 50 साल पहले की बात करें तो उस समय 30 मेगावाट उत्पादन क्षमता बहुत वृहद स्तर की मानी जाती थी, परंतु आज की तारीख में 660 मेगावाट, 800 मेगावाट की यूनिटें एक सामान्य हो गई हैं। तो नॉर्मली इन यूनिट साइज़ का सिलेक्शन करने के लिए हम विभिन्न तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखते हैं कि भाई जैसे कि इस ताप विद्युत इकाई की एफिशिएंसी क्या रहेगी, इस ताप विद्युत इकाई से हमें कम से कम कोयला जलाने पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना ताप मिल सकता है, जिससे हम कम से कम कोयले के खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन कर सकें। और हमारे इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण से जुड़े हुए, भले वो जल पर्यावरण हो, वायु पर्यावरण हो, चाहे पृथ्वी का पर्यावरण हो, किसी भी प्रकार के पर्यावरण को लेके क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं और उनको हमें कैसे टेक केयर करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा हम जिस यूनिट की, जिस इकाई की, ताप विद्युत इकाई का सिलेक्शन कर रहे हैं, उससे जो विद्युत उत्पादित होगी उसका वोल्टेज कितना रहेगा, और उसको हम हाई वोल्टेज कहते हैं, जो नॉर्मली पहले 11 kV कहलाता था, फिर 33 kV हुआ, अब आज के दिनों में ये 400 kV पे ट्रांसमिशन होता है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखते हैं कि इस विद्युत प्रवाह के लिए हमें कैसा नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा और कहाँ से नेटवर्क तैयार होगा, उस पर कितना खर्चा आएगा, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा इस जो ताप विद्युत इकाई है उसमें विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल संयंत्र, विभिन्न प्रकार के विद्युतीय संयंत्र, विभिन्न प्रकार के कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट आदि लगाए जाते हैं, जिसके लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट डेवलपमेंट को अत्यधिक ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि वो आगे आने वाले समय के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद रहें। तत्पश्चात इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक जनरल लेआउट प्लान बनाया जाता है प्लांट का, कि कौन सा उपकरण, कौन सा संयंत्र, कौन सी मशीनरी किस जगह पे स्थापित होगी, इस संयंत्र, इस मशीनरी का लोकेशन और साइज़ क्या रहेगा, इससे बाकी जो सब सिस्टम है, उप संयंत्र हैं, वो कैसे जुड़ेंगे, उन सब पहलुओं का विभिन्न डिटेल विस्तृत रूप से उसमें वर्णन किया जाता है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को हमें तैयार करने में कितना समय लगेगा, हमारे रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल रहेंगे, हमारे मैन पावर कितने लगेंगे, इन सब चीज़ों का जिक्र किया जाता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट की कास्ट कितनी होगी। इस प्रोजेक्ट की कास्ट को तैयार करने के लिए विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाता है कि किस मद में कितने खर्चे हो सकते हैं और उसके बेसिस पे हमारी टोटल कास्ट क्या हो सकती है प्रोजेक्ट की। जब हमारी डीपीआर बनती है उसी समय हमें ये बताना रहता है
कि सब इतने बड़े प्रोजेक्ट का जो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट कास्ट है, इसके लिए वित्तीय व्यवस्थाएं कैसी करनी होंगी, कि हमें अपना कितना पैसा लगाना है, शासन से कितनी हमें मदद मिलेगी, साथ ही हम कितनी स्थिति तक का लोन या ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि व्यवहार्यता रिपोर्ट किसी परियोजना की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में कैसे मदद करती है और डीपीआर उस परियोजना की विस्तृत योजना प्रस्तुत करती है जो क्रियान्वयन की दिशा में पहला ठोस कदम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। जब ये डीपीआर बन जाती है तो हमें विभिन्न अनुमोदनों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमें अपने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अनुमोदन चाहिए पड़ता है इस प्रतिवेदन पे। जब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का उसको अनुमोदित कर देता है, तब हम राज्य शासन से भी इसका अनुमोदन प्राप्त करते हैं, ताकि राज्य शासन उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में वित्तीय व्यवस्थाएं कर सके। कोयले के इंतजाम के लिए हमें अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को अप्रोच करना पड़ता है, और यदि वहाँ से हमारे कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो हमें फिर ये भी देखना पड़ता है कि क्या हम कोयले का आयात कर सकते हैं या कोयले की मिक्सिंग के लिए हमें इंपोर्टेड कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब पहलुओं के बारे में ये सब प्रतिवेदन में हम समाहित करते हैं, और तत्पश्चात इन कोयले के लिए, पानी के लिए, लैंड के लिए और इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए हम विभिन्न मंत्रालयों और सरकार की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। जैसा कि ज़मीन की जो ज़रूरत होती है वो या तो निजी ज़मीन रहती है या शासकीय ज़मीन रहती है या फिर फॉरेस्ट ज़मीन रहती है, वन विभाग की ज़मीन रहती है। निजी ज़मीन को हम अपने स्वामित्व में लाने के लिए उनको बाज़ार की दर पर उसको ख़रीदते हैं। जो शासकीय ज़मीन रहती है, शासकीय ज़मीन का ट्रांसफ़र किया जाता है। साथ ही जो वन विभाग की ज़मीन रहती है उसके लिए हमें राज्य के वन विभाग का अप्रूवल लेना पड़ता है और उनकी परमिशन लेना पड़ती है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तब जाकर हमारे जो बेसिक नीड है किसी परियोजना की वो पूरी हो पाती है। इसके अलावा हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर अपने प्लांट में जो सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहता है उसकी ऊंचाई की स्वीकृति लेना पड़ती है। सामान्यतः किसी भी पावर प्रोजेक्ट में जो सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहता है वो उसकी चिमनी रहती है, जो कि 150 मीटर से लेके 270 मीटर ऊंचाई तक रहती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुतुब मीनार की ऊंचाई केवल 71 मीटर है, जबकि जो चिमनी रहती है वो लगभग 271 मीटर तक की बनती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चिमनी की ऊंचाई कितनी रहती है। साथ ही जब ये हमारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाता है तो हमें राज्य शासन की जो कंपनी है जो कि पावर मैनेजमेंट का पूरा काम करती हैं, हमें उनसे ये तय करना पड़ता है कि हमारे प्लांट से उत्पादित होने वाली जो विद्युत है उसका क्रय मध्य प्रदेश शासन की पावर मैनेजमेंट कंपनी करेगी, ताकि उसकी निर्बाध आपूर्ति प्रदेश की जनता को हो सके। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किन किन विभागों से स्वीकृतियां लेना जरूरी होता है, जैसे पर्यावरण, जल संसाधन, उड्डयन आदि। इसके साथ ही पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास नीति, ट्रांसमिशन प्लान को भी समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। किसी भी परियोजना को प्रारंभ करने के पहले हमें समस्त प्रकार के संसाधनों का सुनिश्चित करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इन्हीं संसाधनों में सबसे मुख्य एक जो संसाधन है वो है वित्तीय संसाधन। तो हमें परियोजना लागत जो कि कई हजार करोड़ में रहती है, उसके लिए हमें अपनी आर्थिक क्षमता देखना पड़ती है, कंपनी की आर्थिक क्षमता देखना पड़ती है
शासन हमें कितना ऋण के रूप में दे सकता, ग्रांट के रूप में दे सकता, अंश पूंजी के रूप में दे सकता, वह अमाउंट पर ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही हमें विभिन्न वित्तीय संसाधनों से कहाँ से क्या ऋण प्राप्त हो सकता है, उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। सामान्यतः जो शासन की इक्विटी रहती है, जिसको हम अंश पूंजी कहते हैं, वो 15 से 30% एक प्रोजेक्ट में मिल पाती है। जो लोन रहता है उसके लिए हमारी जो पिछली बैलेंस शीट है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है कंपनी की, उसके बेसिस पर विभिन्न वित्तीय संस्थाएं 70 से 80% तक का लोन दे देती हैं। बाकी 5 से 10% तक की जो राशि है वो कंपनी अपनी स्वयं की लगाती है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को वित्तीय समापन कहते हैं, जिसमें इक्विटी, ऋण और सरकारी अनुदान जैसे विभिन्न स्रोतों से निधियों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही सही फंडिंग स्ट्रक्चर परियोजना की समय पर पूर्णता के लिए आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ये सब संसाधनों के इंतजाम करने के बाद डीपीआर पर विभिन्न प्रकार के अप्रूवल लेने के पश्चात हम परियोजना की स्थापना को लेकर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करने के लिए हम उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है वो कहलाती है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जिस एजेंसी को भी हम ठेका देंगे, वो उस परियोजना की विस्तृत इंजीनियरिंग करेगी, उस परियोजना में लगने वाले जो भी उपकरण हैं उनकी डिज़ाइन करेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसकी सप्लाई करेगी, उन संयंत्रों को वो परियोजना स्थल पर स्थापित करेगी और साथ ही तय समय पे उनको कमीशन करेगी। ये सारी चीज़ें हम एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मे करते हैं। जैसा कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में है वो BHEL है। इसके अलावा L&T दूसरी कंपनी है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आज के समय में निजी क्षेत्र में, जबकि BHEL शासकीय क्षेत्र की कंपनी है। ये दोनों सबसे बड़े ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इसके अलावा हम कुछ छोटे छोटे काम अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं जो कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड रहते हैं, कि जैसे भाई हमें जहाँ परियोजना स्थल है वहाँ पर कॉलोनी का निर्माण करना है, रोड का निर्माण करना है, हॉस्पिटल का निर्माण करना है। इस टाइप के कार्यों के लिए हम उसको नॉन ईपीसी वर्क कहते हैं। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो कि अलग अलग प्रक्रिया के तहत उनकी एजेंसियों को चुना जाता है। कुछ चीज़ों में हम आइटम रेट पे की दर पे, यानी कि भाई जो एक शासकीय दर उपलब्ध है उसके बेसिस पे हम उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने के पश्चात हम परियोजना की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। परंतु ये जो डीपीआर तैयार करने से लेके हमें ये प्रोक्योरमेंट की स्टेज तक आते आते जब हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए निविदा जारी करें, लगभग 15 से लेके 18 महीने या 20 महीने का समय लग जाता है। क्योंकि ये इतनी बृहद परियोजनाएं रहती हैं, तो 15 महीने से लेके 20 महीना बिल्कुल सामान्य समय रहता है। तब आप जाके किसी भी बड़ी ताप परियोजना के लिए एक्चुअल में एग्जीक्यूशन का काम प्रारंभ करने की स्थिति में आ पाते हैं। जब हम टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमारा उद्देश्य यह रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स का हमें पार्टिसिपेशन मिले। परंतु चूँकि ताप विद्युत परियोजना बहुत वृहद स्तर की रहती हैं, गहन तकनीकी क्षेत्र की रहती हैं और गहन विशेषज्ञता की बात रहती है, तो हमें हमारे देश में बहुत
उस विशेषज्ञता के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं बहुत सीमित हैं, तो हम नॉर्मली बड़ी परियोजनाएं के लिए ग्लोबल टेंडर करते हैं, विश्व स्तरीय टेंडर करते हैं, जिसको कि हम ओपन टेंडर इंक्वायरी कहते हैं। इस ओपन टेंडर इंक्वायरी में हम इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बिड का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, ताकि हमारे देश के अलावा विदेशी एजेंसियां भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकें। कभी कभी ये भी होता है कि कोई क्षेत्र ऐसा रहता है कि उसकी विशेषज्ञता केवल 2-4 लोगों को ही रहती है या 2-4 एजेंसियों को ही रहती है, तो हम उस कंडीशन में हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी करते हैं कि भाई हमें ये जो टेंडर है केवल इन 4 एजेंसियों को ही फ्लोट करना है और इन्हीं से हमें इनकी बिड प्राप्त करना है। कभी कभी ये रहता है कि हम सिंगल टेंडर इंक्वायरी करते हैं। सिंगल टेंडर इंक्वायरी का मतलब ये रहता है कि हम एक पर्टिकुलर एजेंसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इस क्षेत्र का सबसे अच्छा कार्य करता है और इससे अच्छा और इससे इसकी रीजनेबल दर रहती है, इसलिए हम केवल इसको ही टेंडर देंगे, हमें अलग से किसी दूसरे को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये सब हमारे बिड प्रक्रिया के पार्ट रहते हैं कि हमें किस स्तर का अपना टेंडर करना है, कि कहाँ से हमें पार्टिसिपेशन का एक्सपेक्टेशन रखना है। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले अपनी निविदाएं जारी करते हैं। इन निविदाओं को जारी करने के पूर्व हमें अपने स्पेसिफिकेशन पूरे तैयार करने पड़ते हैं। उन स्पेसिफिकेशन में हमारा पूरा तकनीकी पक्ष रहता है कि उस तकनीकी पक्ष में हमें प्रत्येक उपकरण की, प्रत्येक क्षेत्र की, कि भाई मैकेनिकल क्षेत्र का ये है, सिविल क्षेत्र का इतना काम है, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र का इतना काम है, C&I क्षेत्र का इतना काम है, उसकी विस्तृत जानकारी हमें अपने स्पेसिफिकेशन में देनी रहती है कि हम सामने वाली एजेंसी से कौन सा उपकरण किस दर पे कितनी क्षमता का प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी साइज क्या होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, उससे जुड़ने वाले सब सिस्टम कैसे होने चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उस स्पेसिफिकेशन में, जिसके बेसिस पर हमारे जो बिडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो बिडर्स हमारे बिड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी आर्थिक क्षमताएं कितनी हैं, क्या वो हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उतने संपन्न है कि नहीं है। इसके लिए हम विभिन्न क्राइटेरिया अपने स्पेसिफिकेशन में मेंशन करते हैं कि भाई आपने पिछले 5 सालों में कहाँ कितना काम किया है, आपकी बैलेंस शीट कितनी है, आपने किस साइज़ की ताप विद्युत परियोजना का निष्पादन किया है। विभिन्न पहलुओं को हम अपने परीक्षण में लाते हैं और जब हम उसकी तकनीकी क्षमताओं पर और आर्थिक क्षमताओं पर सहमत होते हैं तो इसको हम PQR कहते हैं, प्री क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट। यदि हमारी ये प्री क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट सामने वाला पूर्ति करता है तभी हम उसके नाम पे टेंडर को जारी करते हैं, अन्यथा हम उसको टेंडर जारी नहीं करते हैं, क्योंकि उस एजेंसी की क्षमता नहीं है कि वो हमारी परियोजना को स्थापित कर सके। इसके साथ ही साथ हम अपने स्पेसिफिकेशन में हर प्रकार के तकनीकी पहलुओं की गारंटी चाहते हैं कि ये उपकरण इतनी क्षमता के साथ चलेगा, इतनी एफिशिएंसी के साथ चलेगा, इसमें इतनी विद्युत की खपत होगी। इस प्रकार के कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम अपना तकनीकी स्पेसिफिकेशन बनाते हैं और उन टेक्निकल पैरामीटर के गारंटीड स्टैंडर्ड को ही हम मान्य करते हैं कि कम से कम हमें इतनी चीज़ उस उपकरण से मिलना चाहिए, इसकी गारंटी सामने वाला ले। इसी प्रकार से हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हमारे आदेश के बाद इस प्रोजेक्ट को कितने समय में स्थापित कर लिया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि हमें समयावधि हम शुरू में निश्चित कर लें। यदि उस समयावधि में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उस परियोजना को पूरा नहीं किया जाता तो हम विभिन्न प्रकार की उसको पेनल्टी इम्पोज करते हैं।
उसको दंड दिया जाता है, वह दंड एक आर्थिक दंड रहता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत रहती है उसके परसेंटेज के बेस पे रहता है। चूँकि हमारी परियोजना विस्तृत रहती है, हमें विभिन्न जगह इसकी सूचनाएं देना पड़ती है, तो हम अपने बिड डॉक्यूमेंट को केंद्रीय शासन, राज्य शासन के साथ साथ विभिन्न एजेंसियों को प्रेषित करते हैं। पहले ये सब काम थ्रू पेपर होता था, दस्तावेजी होता था, उसके लिए हम पोस्टल मैसेज किया करते थे, परंतु आज के समय में ये सारे कार्य बिड को जारी करने का पूरे देश में अब ई टेंडर प्रोसेस पे होने लगा है, जिसके लिए हम केंद्रीय और राज्य शासन की जो अधिकृत वेबसाइट्स हैं उसमें अपने टेंडर का डिटेल देते हैं और उसमें हम विभिन्न बिडर्स को इनवाइट करते हैं कि वो आकर अपना हमारे स्पेसिफिकेशन को पढ़ लें, चेक कर लें और यदि वो अपने आप को उस टेंडर के अनुकूल पाते हैं तो वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रत्येक एजेंसी को एक निश्चित फीस सबमिट करनी पड़ती है ताकि, और साथ ही साथ एक ईएमडी का अमाउंट भी सबमिट करना पड़ता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये हमारी टेंडर प्रोसीजर को बीच में रुकावट ना दे पाए या इसका बीच में ये छोड़ के ना चला जाए और हमारी उस समय अवधि का दुरुपयोग ना हो किसी प्रकार का। तो वो सब चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए हमें बहुत से टर्म्स कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है कि हमारी जो बिडिंग प्रोसीजर है वो सामान्य रूप से सामान्य समय पे अपने निश्चित समय अवधि में पूरा हो सके और हम आदेश को एक निश्चित समय अवधि में जारी कर सकें। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिसीशियस वर्क रहती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अनुभव की भी आवश्यकता रहती है और अनुभव धीरे धीरे करके ही आता है। जब आप एक स्टेज से जुड़ते हैं तब दूसरी स्टेज से जुड़ते हैं, फिर तीसरी स्टेज से, और हर स्टेज के साथ आप कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं। तो जो हम बिडिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे, हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं बिडर्स की क्वालिफ़िकेशन में। बिडर्स की क्वालिफ़िकेशन यानी कि तकनीकी क्षमता और उसकी आर्थिक क्षमता, क्या वह हमारे क्राइटेरिया में, हमारी शर्तों के अनुसार उसकी क्षमता है या नहीं है। फिर जब हम इसको सुनिश्चित कर लेते हैं तब हम उस बिडर्स के नाम पर अपना तकनीकी स्पेसिफिकेशन जारी करते हैं। उस तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अध्ययन के बाद बिडर्स को यदि किसी प्रकार की हमसे किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन चाहिए पड़ता है या किसी प्रकार का चेंज चाहिए पड़ता है तो वो कंपनी को अप्रोच करता है, हम लोगों को अप्रोच करता है। तो विभिन्न बिडर्स रहते हैं, निविदा करता रहते हैं, तो एक निश्चित समय भी हम प्रदान करते हैं कि आपकी जो भी क्वेरी है, आपका जो भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए है, आप इस निश्चित समय अवधि में हमें सूचित करिएगा। जब हमें सभी बिडर्स के वो समय नॉर्मली 15 दिन से 30 दिन का रहता है, उस समय अवधि में हमारे पास जो भी क्वेरीज आती हैं बिडर्स की, उसको हम अध्ययन करके रिजॉल्व करते हैं और इस रिजॉल्व को करने के लिए एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस रहती है। प्री बिड कॉन्फ्रेंस मीन्स बिड करने के पहले हम सभी बिडर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने जो इशू रेस करे हैं हमारी तकनीकी स्पेसिफिकेशन में या आर्थिक स्पेसिफिकेशन में, उनको या तो जस्टिफाई करते हैं या उनके तर्कों को सुनने के बाद उसमें यदि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उसमें रिवीजन की ज़रूरत है, तो उसको हम स्पेसिफिकेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये जो प्री बिड के रिजोल्यूशन रहते हैं ये फिर टेंडर का पार्ट बन जाते हैं, ये टेंडर का ही हिस्सा माना जाता है। प्री बिड संपन्न करने के बाद हम जो भी रिजोल्यूशन देते हैं उसके आधार पर बिडर्स अपनी बिड सबमिट करता है। इस बिड में 2 इन्वलप रहते हैं जो कि आजकल सब ई टेंडर पोर्टल में अवेलेबल रहते हैं। उसमें पार्ट 1 रहता है टेक्निकल पार्ट और पार्ट 2 रहता है फाइनेंशियल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में बिडर्स अपनी सारी तकनीकी क्षमताओं का और अपने उपकरणों का विवरण देता है। ये कई हज़ार पेज का होता है, ये जो डॉक्यूमेंट बनता है। और दूसरा पार्ट जो रहता है फाइनेंशियल बिड,
इसमें वो अपनी आर्थिक क्षमताएं, पिछले किए हुए कार्यों की आर्थिक स्थिति, उसका फाइनेंशियल क्लोजर पिछले 3 सालों का, ये सब विस्तृत से वो पूरा अपना रिकॉर्ड देता है, जिसको हम एवेल्यूएट करते हैं। इस टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड को एवेल्यूएट करने के लिए कि ये हमारी क्षमता के अनुसार है या नहीं है, इसमें एक करीब 30 दिन का समय लग जाता है। यदि इस 30 दिन में हमारी ये एवोल्यूशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद हम मूल्य निविदा प्राप्त करने का नोटिस जारी करते हैं कि अब बिडर्स की तकनीकी और आर्थिक जो बिड है वो हमारे हिसाब से है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से है, तो अब बिडर्स अपना मूल्य दे सकते हैं इस बिडिंग के अगेंस्ट में। और यदि किसी बिडर्स को अपना विड्रॉल लेना है तो इस बीच में वो अपना विड्रॉल भी ले सकता है। इन सब प्रक्रिया के बाद हम मूल्य निविदा को खोलते हैं और मूल्य निविदा के साथ सबसे ज़रूरी जो अहम हिस्सा रहता है वह रहता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये ईएमडी जो रहता है ये एक सिक्योरिटी का पार्ट रहता है कि चूँकि हमारे प्रोजेक्ट की लागत बहुत ज़्यादा रहती है, हज़ारों करोड़ की रहती है, तो ईएमडी भी हम 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ 200 करोड़ तक की मांगते हैं। ये इतना हैवी अमाउंट रहता है कि हाँ, जो एलिजिबल बिडर है, जो वास्तव में इच्छुक बिडर है, वही पार्टिसिपेट करता है। अदरवाइज इसके कारण से जो आधे अधूरे मन से आता है वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। इसलिए हमें ये श्योरिटी रहती है कि जिसने भी बिड किया है वो हमारे काम को करने की स्थिति में रहेंगे। तत्पश्चात जब हम बिड सिक्योरिटी देख लेते हैं, हम जो मूल्य निविदा आई है, मूल्य निविदा का हम विभिन्न पहलुओं के साथ अध्ययन करते हैं कि सामने बिडर्स ने हमें सब सिविल वर्क के लिए कितनी कीमत दी है, आपूर्ति के लिए कितनी कीमत दी है, विभिन्न प्रकार के स्थापन कार्य के लिए कितनी कीमत दी है, सिविल कार्यों के लिए कितनी कीमत दी है, हमें मैंडेटरी स्पेयर जो चाहिए पड़ते हैं अगले 3 साल के ऑपरेशन के लिए, उसके लिए कितनी कीमत दी है, उन्होंने अपने कमीशनिंग के लिए विभिन्न टेस्टिंग के लिए कितनी कीमत दी है, और इन सब चीज़ों का ओवरऑल प्रोजेक्ट कास्ट कितना पड़ रहा है। ये विभिन्न पहलुओं को विभिन्न तरीक़ों से जांच करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि हमारे पास सबसे कम दर पे किसकी बोली आई है। सपोज़ हमारे पास 3 बिडर्स आए थे, तो हम उसमें ये डिसाइड करते हैं कि सबसे L1 यानी सबसे कम दर वाला कौन सा है जिसने सबसे कम कीमत दी है, L2 जिसने उससे थोड़ी ऊपर कीमत दी है, L3 जिसने सबसे ज़्यादा कीमत दी है। हम इन तीनों की बिड को एवेल्यूएट करते हैं और सामान्यतः L1 जो सबसे कम बोली जाता रहता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जो L1 बिडर है उसकी कीमतें हमारी अनुमानित कीमतों से भी ज़्यादा हैं, तो यदि वह सामान्यतः 1-2% ज़्यादा है तो तब तो हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। यदि ये नॉर्मली 10% से भी ज़्यादा आती हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया ये रहती है कि L1 जो बोली जाता है उसके साथ हम प्राइस नेगोशिएशन करते हैं। प्राइस नेगोशिएशन के लिए चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक शासन के स्तर पे कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में विभिन्न उच्च स्तर के अधिकारी रहते हैं और वो L1 से सब ने जो दरें ऑफ़र करी हैं उसका जस्टिफिकेशन और रीजनेबिलिटी मांगते हैं, और साथ ही यदि वो रीजनेबिलिटी नहीं दे पाता तो उसको बोला जाता है कि आप अपनी प्राइजेस हमारी अनुमानित प्राइजेस के हिसाब से नीचे लेके आइएगा, तब हम उस पर आदेश जारी करेंगे। तो सामान्यतः L1 बिडर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करके उन दरों को नीचे लेके आता है। तत्पश्चात जो L1 बिडर सक्सेसफुल रहता है उसके नाम पर हम कार्यादेश जारी करते हैं। उस कार्यादेश में हमारा जो मुख्य शर्तें रहती हैं,
सबसे पहली शर्त ये रहती है कि भाई आपका जो कार्यादेश है उसमें समस्त प्रकार के टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल हैं या नहीं है, वो क्लैरिफाई रहते हैं, वो मेंशन रहते हैं। आपका जो भुगतान का शर्तें रहेंगी वो कब कब आपको कैसे कैसे भुगतान किया जाएगा उस पर केंद्रित रहती हैं। सामान्यतः चूँकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो हर बिडर एक एडवांस पेमेंट लेता है और वो एडवांस पेमेंट नॉर्मली 10% का रहता है। तत्पश्चात जो 90% का पेमेंट रहता है उसको कई हिस्सों में ब्रेक किया जाता है कि इस स्टेज पे हम ऐसा ऐसा आपको भुगतान करेंगे। साथ ही उसमें 2 चीज़ें डिफाइन रहती हैं कि जो कार्यादेश की तारीख है या तो उसको शून्य तिथि माना जाता है या फिर जो एडवांस पेमेंट की डेट रहती है, जिस तारीख को हम उसको एडवांस पेमेंट रिलीज़ करते हैं उस तारीख को हम शून्य तिथि मानते हैं। और जो प्रोजेक्ट की कार्यावधि रहती है जिसको कंप्लीशन पीरियड कहते हैं कि भाई इतने समय में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके तैयार करके देना है, वो कंप्लीशन पीरियड हम 0 डेट से डिफाइन करते हैं। सामान्यतः 660 मेगावाट या 800 मेगावाट यूनिट में यह समयावधि 45 महीने से लेकर 54 महीने तक रहती है, जो कि साइट स्पेसिफिक इश्यूज़ पे डिपेंड करती है कि वो साइट कहाँ पर है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के क्या साधन हैं, वहाँ दूसरे रिसोर्सेज के क्या साधन हैं, वहाँ मैन पावर की अवेलेबिलिटी कैसी है। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उस समयावधि को निर्धारित किया जाता है। जब हम कार्यादेश जारी कर देते हैं तो बाकी जो बचे हुए बिडर्स रहते हैं उन्होंने जो EMD सबमिट करी है उसको हम वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें उस EMD की कोई ज़रूरत नहीं रहती और उसको सामान्यतः हम 30 दिन के भीतर, कार्यादेश जारी करने के 30 दिन के भीतर जो बचे हुए बिडर्स रहते हैं उनको वापस कर देते हैं। कार्यादेश जारी करने के बाद जो बिडर्स है अब वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाने लगता है। कॉन्ट्रैक्टर का सबसे पहला फ़र्ज रहता है कि वो अपनी बेसिक डिज़ाइन और इंजीनियरिंग जो भी करता है उसके को एक निश्चित समयावधि में वो संपन्न करे। जब वो अपनी डिज़ाइन और इंजीनियरिंग तय कर लेता है तो उस डिज़ाइन इंजीनियरिंग को हमारी कंपनी विभिन्न तरीक़ों से जांच करती है कि वो जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग उसने करी है वो सही है या इसमें बदलाव की ज़रूरत है। जब वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग और डिटेल इंजीनियरिंग हो जाती है उसके बेसिस पर विभिन्न सिविल कार्य का प्रारंभ किया जाता है, विभिन्न उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ की जाती है और उन चीज़ों को किस तरीके से तैयार करना है उसका विस्तृत प्लान तैयार किया जाता है। सामान्यतः किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताप विद्युत ग्रह को एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं वो सबसे पहला रहता है डिज़ाइन एंड डिटेल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी है। उसके बाद रहता है सप्लाई ऑफ मटेरियल। सप्लाई ऑफ मटेरियल में सिविल मटेरियल जैसे ईंट, रेत, गिट्टी, बार, लोहे की रॉड, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होना है, कहाँ से कम दरों पे ये सब चीज़ ये सिविल मटेरियल मिलेगा, इसका निर्धारण करना है। इसके अलावा जो टेंडरर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या क्या सामान खुद बना के देगा, क्या क्या खुद सब आपूर्ति करेगा या कुछ आइटम वो दूसरे से, कुछ उपकरण वो दूसरे से उत्पादित करा के उसकी आपूर्ति करेगा, वो सारी चीज़ें हमें डिसाइड करना पड़ती हैं, जिसको हम बिल्कुल शुरुआत में इनको निर्धारित कर लेते हैं। और इन तत्पश्चात जो आपूर्ति रहती है उसका एक सीक्वेंस तैयार किया जाता है कि भाई पहले कौन सा सामान लगना है, कौन सा सिविल कार्य लेना है, उसके हिसाब से इनका इरेक्शन कब कब होना है, किस किस समय पर होना है, ये सब चीज़ें निर्धारित करी जाती हैं। तो नॉर्मली इस निर्धारण के लिए हम बार चार्ट तैयार करते हैं। इन बार चार्ट को कहते हैं L1, L2, L3, L4 चार्ट। तो L1 चार्ट में हम सबसे पहले विभिन्न
जो मेजर सिविल वर्क हैं, जो मेजर सप्लाई हैं, जो मेजर इरेक्शन है, उनकी सीक्वेंसिंग तय करते हैं, उसकी समय अवधि तय करते हैं। सपोज हमारा बॉयलर खड़ा होना है, ताप विद्युत गृह की जो मुख्य जान रहती है वो बॉयलर और टरबाइन जनरेटर रहते हैं। तो जैसे बॉयलर है तो बॉयलर में करीब करीब लाखों पुर्जे रहते हैं। तो इन लाखों पुर्जों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो सप्लाई होना है, उन जो सप्लाई होने के बाद उसका इरेक्शन होना है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होना है, कमीशनिंग होना है, और फिर पूरे सिस्टम के एक साथ सिंक्रोनाइज करके कमीशन करना है। तो ये जो तय समयावधि रहती हैं, तो L1 के अंतर्गत हम L2 डिफाइन करते हैं। L1 मीन्स लाइन 1, L2 मीन्स लाइन 2। तो लाइन 1 यानी मेजर पार्ट कहाँ से कब कितने समय शुरुआत होगी, कितने समय में अंत होगा, ये समयावधि हम निश्चित निर्धारित करते हैं। L2 में इस L1 के 10 पार्ट सपोज करे हैं, तो उस 10 पार्ट में प्रत्येक पार्ट में कितनी समयावधि लगना है वो निश्चित किया जाता है, उसका क्रम क्या रहेगा वो निश्चित किया जाता है। L3 में इस 10 पार्ट का एक पार्ट पकड़ के उसके फिर 10 पार्ट करते हैं और उसकी समयावधि निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से L1, L2, L3 ये हमारे मॉनिटरिंग टूल रहते हैं कि हमारी कोई भी एक्टिविटी, भले वो सिविल कार्य हो, आपूर्ति की कार्य हो, या फिर इरेक्शन का और टेस्टिंग कमीशनिंग का कार्य हो, वह तय समयावधि से कितना आगे पीछे हो रहा है, कौन सा एक्टिविटीज़ किस एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी एक्टिविटीज़ के ना होने के कारण से कहाँ कितनी कौन सी अन्य गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, इन सब का एक असेसमेंट करते हैं। और उसके बेसिस पे और अन्य इंजीनियरिंग प्रोसेस रहती है, CPM रहता है, PERT रहता है। ये इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए हम टाइम टू टाइम अपने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा लाइन पे चल रहा है या लाइन से अलग हो रहा है, हम कितना डिले हो रहे हैं या हम कितना अहेड हैं। ये सब चीज़ें हम असर्टेन करते जाते हैं। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ये प्रोजेक्ट चलते हैं तो सबसे बड़ा ईंधन जो इसका रहता है प्रोजेक्ट का, वो रहता है कि आपका समय पर बिडर्स को, कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तय दरों से भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये लंबी अवधि के प्रोजेक्ट रहते हैं, तो इसमें यदि हम भुगतान में देरी करते हैं तो उन भुगतान का असर पूरे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन पे पड़ता है, उसकी निर्धारित समयावधि पे पड़ता है। और इसलिए हमारे लिए ज़रूरी रहता है कि हम जितना क्लोज मॉनिटरिंग किसी भी प्रोजेक्ट की करें, उसके एग्जीक्यूशन की करें, उतने ही क्लोज मॉनिटरिंग हम कॉन्ट्रैक्टर की भुगतान की भी करते हुए चलें। तो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के दौरान हम विभिन्न सुपरवाइजरी टीम निर्धारित करते हैं। हर टीम को एक निर्धारित लक्ष्य दिया जाता है, हर टीम को एक निर्धारित कार्य क्षेत्र दिया जाता है। उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उसको बाकायदा रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ता है कि कौन सी गतिविधि सामान्य रूप से चल रही है, कौन सी गतिविधि में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, किस लेवल पे जाकर उसको रेक्टिफाई होना है, कितना उसका एस्केलेशन होना है उस प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम कहाँ इफ़ेक्ट कर सकती है। तो और इसके लिए हम कभी भी परियोजना के एग्जीक्यूशन के दौरान विभिन्न स्तरों पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग डेली बेसिस पे रहती हैं, ये मीटिंग वीकली लेवल पे रहती हैं, ये मीटिंग मंथली लेवल पे रहती हैं, जो कि अलग अलग स्तर की रहती हैं, अलग अलग स्तर पर होती हैं। किसी में हमारा लोअर मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है, कहीं पर हमारा मिडिल मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है, कहीं पर हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है, कहीं पर लोअर और मिडिल हायर तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारी कैसी क्या ज़रूरतें हैं, इसको क्लोजली मॉनिटर करके जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान, हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको हम जल्द से जल्द उसका समाधान निकालें ताकि प्रोजेक्ट समय पर आ सके। एक बार जब
प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, सप्लाई पूरे सिविल वर्क हो जाते हैं, सप्लाई का कार्य हो जाता है। सप्लाई के लिए अंतर्गत हमारे हजारों प्रकार की मशीनरी आती है, हजारों प्रकार के इक्विपमेंट आते हैं, बहुत से प्रकार के इलेक्ट्रिकल उपकरण रहते हैं, मैकेनिकल उपकरण रहते हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है एक ताप विद्युत गृह में पानी की शुद्धता। इस पानी की शुद्धता के लिए हमारे को एक बहुत बड़ा वाटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कुछ जो सिस्टम रहते हैं, डीमिनरलाइज वाटर सिस्टम रहता है, पॉलिशिंग यूनिट रहती है। इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत प्रिसाइज रहता है। पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पानी की जो क्वालिटी है, वो ताप विद्युत गृह की जान है। यदि पानी में अशुद्धता रहती है तो वो अशुद्धता पानी की भाप में जाती है और उस भाप के साथ साथ वो फिर टरबाइन में जाती है और उस टरबाइन को डैमेज कर देती है। और टरबाइन एक बार डैमेज हुई तो आपका पावर प्लांट महीनों सालों के लिए बंद हो जाता है। इसलिए पानी की शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जब हम ताप विद्युत परियोजना का निष्पादन करते हैं। ये एक, चूँकि हमारी जो 660 मेगावाट और 800 मेगावाट इकाइयाँ रहती हैं, आज की जो तकनीक है उसके हिसाब से अल्ट्रा सुपर टेक्नोलॉजी या एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रहती है, जहाँ पर जो भाप, पानी की जो भाप पैदा की जाती है उसका जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर 150 से लेके 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रहता है। साथ ही जो उसका टेम्परेचर रहता है भाप का, वो 550 डिग्री टेम्परेचर से लेके 700 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है। वो ताप विद्युत की इकाई की जो तकनीक अपनाई गई है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये इतना हाई प्रेशर और इतना हाई टेम्परेचर का पूरा काम रहता है, इसलिए हर क्षेत्र में हर जगह हमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इतना उच्च ताप, इतना उच्च दाब, थोड़ा सा भी यदि आपने लापरवाही करी तो बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब सभी संयंत्रों की आपूर्ति होने, सिविल वर्क होने के बाद, आपूर्ति होने के बाद इनका स्थापना कार्य किया जाता है। स्थापना कार्य के दौरान विभिन्न चरणों में प्रत्येक उपकरण की कई प्रकार की जांचें होती हैं, टेस्टिंग होती है। फिर कुछ उपकरणों को दूसरे उपकरणों के साथ सिंक्रोनाइज करके फिर उसकी जांचें होती हैं, उसका निष्पादन होता है। अंत में प्लांट में लगे समस्त प्रकार के उपकरणों को एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करके, एक दूसरे से मैच करके, फिर हम पहले ताप विद्युत गृह का कोल्ड सिंक्रोनाइज करते हैं। कोल्ड सिंक्रोनाइज के बाद हॉट सिंक्रोनाइज करते हैं। कोल्ड सिंक्रोनाइज का मतलब ये रहता है कि हम ईंधन की आपूर्ति नहीं करते हैं, परंतु ताप विद्युत गृह के प्रत्येक उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच परख करते हैं। फिर जो हॉट सिंक्रोनाइजेशन रहता है, उस हॉट सिंक्रोनाइजेशन में हम बॉयलर में या तो बॉयलर में तेल के स्रोत से आग लगाते हैं या कोयले के स्रोत से आग लगाते हैं और एक ताप पैदा करके उस तापी कंडीशन के हिसाब से जो स्टीम जनरेट होती है उसके हिसाब से हम पूरी ताप विद्युत इकाई को सिंक्रोनाइज करके टेस्टिंग करते हैं कि भाई ताप विद्युत गृह की जो इकाइयाँ वो प्रॉपर से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तत्पश्चात हम फुल सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। फुल सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब है कि सपोज 600 मेगावाट की यूनिट है तो हम पहले ये देखेंगे कि 100 मेगावाट तक वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। 100 मेगावाट के बाद हम 30% पे जाएंगे, 30% यानी करीब करीब 220 मेगावाट पे लेके जाएंगे। फिर 220 के बाद हम 50% पे लेके जाएंगे, 50% मीन्स 330 मेगावाट पे। तो इस प्रकार से विभिन्न स्टेजों में ले जाते हुए हम अपनी ताप विद्युत इकाई की पूर्ण क्षमता जो कि 60 मेगावाट या 800 मेगावाट हो सकती है, उसको एक बहुत छोटी समय के लिए चला के देखते हैं तो उसको हम फुल लोड ऑपरेशन कहते हैं। और जब हम फुल लोड ऑपरेशन कर लेते हैं तत्पश्चात अगले 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक की प्रक्रिया के दौरान हम विभिन्न प्रकार के जांचें करते हैं। और यदि जांच से हम सब प्रकार से
जांचें सब प्रकार से हमारे हिसाब से आती हैं, तब हम उस यूनिट को फुल लोड पे चला के उसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट डिक्लेयर कर देते हैं। कमर्शियल ऑपरेशन डेट का मतलब ये है कि अब हमारी विद्युत इकाई विद्युत का कमर्शियल रूप से कमर्शियल रूप से उत्पादन करने की स्थिति में आ गई है और हम इस इकाई से उत्पादित विद्युत को नेटवर्क में प्रवाहित कर सकते हैं। सीओडी को प्राप्त करने के उपरांत भी हमारे कई कार्य ऐसे रहते हैं जो कुछ आधे अधूरे कहीं कहीं रह जाते हैं, जिनको हम सीओडी के बाद 1 महीने की समयावधि या 3 महीने की समयावधि में पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से वह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से निर्मित होकर विद्युत उत्पादन के लिए प्रदेश को सौंप दिया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट में सामग्रियों की खरीद और अनुबंध प्रक्रिया किस तरह सुनिश्चित की जाती है, जिसमें निविदा, मूल्यांकन और ठेके की प्रक्रिया शामिल होती है। चलिए बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। धन्यवाद। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की हुई है, आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस कोर्स की समाप्ति में हम सीख चुके हैं परियोजना संकल्पना एवं उसके व्यवहारिक पहलुओं की समझ, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर और व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी की प्रक्रिया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक अनुमोदन और विभागीय स्वीकृतियां, वित्तीय समापन और निधि व्यवस्था के विभिन्न स्रोत और ढांचे, सामग्री क्रय और अनुबंध प्रक्रिया की कार्यप्रणाली और चरण। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नावली की ओर।